अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि तुर्किया ने एक एयर डिफेंस सिस्टम का तजर्बा किया है जिसे हिसार ओ कहा जाता है और इसमें पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है। और दूसरा टॉपिक हमारा इंडियन मिग 29 फोर्थ जनरेशन जहाज़ों को लेकर है, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा अहम मोड़ आया है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए कि रिसेंटली तुर्किया ने अपने हिसार ओ एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया, लेकिन इस दफ़ा जो हिसार ओ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसने 40 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय किया है, जबकि इससे पहले इसकी रेंज 35 किलोमीटर बताई जाती थी। उसके साथ साथ यहाँ तुर्किया ने यह भी क्लेम किया है कि इस टेस्ट में जो हिसार वो एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स थे, उनमें RF सीकर को यूज़ किया गया, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने वाले सीकर्स को, जिसकी वजह से इसने 5 किलोमीटर ज़्यादा नॉर्मल रेंज जो इससे पहले बताई जाती थी उससे भी ज़्यादा जाके स्ट्राइक किया। उसके साथ साथ तुर्किया ने इसके बारे में ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि इसे स्टील डोम नाम दिया जाएगा, जो कि इसराइली आयरन डोम का एक समझ ले काउंटर होगा। यानी कि इसराइल के पास अगर आयरन डोम है तो तुर्किया ने उसके मुकाबले में स्टील डोम सिस्टम बनाया है। दोस्तों, ये तो होगी इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात, क्योंकि इससे पहले हिसार ए और हिसार ए प्लस टर्किश मिलिट्री का पार्ट है, जो कि 15 से 25 या 20 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक नया एयर डिफेंस सिस्टम भी तुर्किया ने बनाया है, जिसका नाम रखा गया हिसार ओ। और हिसार ओ के बाद तुर्किया का एक और एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसका नाम हिसार RF होगा। तो हो सकता है ये जो रीसेंट टेस्ट है ये हिसार RF को हो, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सीकर को यूज किया गया। सीकर दोस्तों मिसाइल के सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जिसके थ्रू जो मिसाइल को ये दिखाता है कि टारगेट किस तरफ है और टारगेट की तरफ बकायदा उसे गाइड करता है। दोस्तों, हिसार ओ एयर डिफेंस सिस्टम एक इमर्जिंग बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में आता है और पाकिस्तान मिलिट्री को लेकर इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑफिशियल PR वीडियो में हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक मॉडल दिखाया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो गई थी कि पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है और आने वाले कुछ सालों में हमें हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की मिलिट्री में देखने को मिल सकता है और इवन TOT के तहत पाकिस्तान इसको अपने मुल्क में भी बनाए। इससे एयर डिफेंस सिस्टम के मामले पर दूसरे मुल्कों पर इंहिसार पाकिस्तान का काम होगा। अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के थ्रू इसे अपने मुल्क में बनाता है तो ये सोने पर सुहागा होगा। वो इस तरह कि पाकिस्तान को एक तो एक्सपर्टीज इससे मिलेगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान को अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टम की जगह एक नया और बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिलेगा और दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंसी कम होगी। क्योंकि तुर्किया के मामले में चीज़ें कुछ और हो जाती हैं, क्योंकि तुर्की स्पेयर पार्ट्स के मामले में आपको तंग नहीं करेगा, सैंक्शंस के मामले में तंग नहीं करेगा। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है पाकिस्तान की डोमेन में भी। और पाकिस्तान जिस खिते में वाक़या है और यहाँ पाकिस्तान की जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो हर लिहाज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में हो, चाहे वो सैंक्शंस की सूरत में हो, या पाकिस्तान पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की सूरत में हो। तो इस सूरत में हिसार ओ एयर डिफेंस सिस्टम एक बेहतर ऑप्शन होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, जहां पाकिस्तान अपने एक करीबी अलाय कंट्री के साथ मिलकर चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेगा और बेहतर कैपेबिलिटी के साथ अपनी मिलिट्री को रूशनास करवाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं, तो इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने, या मैं यूं कहूं कि इंडियन मिलिट्री ने यह फैसला किया है कि वो मजीद या एक्स्ट्रा जो उन्होंने मिग 29 रशिया से खरीदने थे उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब इससे पहले मैं दोस्तों बताता चलूं कि इंडिया के पास तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में मिग 29 एयरक्राफ्ट मौजूद है। मिग 29 UPG इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और मिग 29 के एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। अब यहाँ इंडिया ये देख रहा था कि वो 21 मिग 29 एयरक्राफ्ट जो कि सेकंड हैंड होंगी वो रशिया से खरीद लेंगे और उन्हें इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी में रखा जाएगा और कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि जो मौजूदा इंडिया की मिग 29 है उनमें अगर किसी पुर्जे में खराबी आती है, ओवरहॉल के दरमियान किसी पुर्जे को चेंज करना पड़ता है, तो इन एक्स्ट्रा मिग 29 से वो स्पेयर पार्ट निकाल के ऑपरेशनल मिग 29 में लगा दिए जाएंगे। इस तरह इंडिया 2024 तक इन मिग 29 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन अब इंडिया ने इस पूरे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इंडिया इन मिग 29 एयरक्राफ्ट को 2030 से 2035 तक ही इस्तेमाल कर पाएगा मैक्सिमम। और अगर ये एक्स्ट्रा 21 मिग 29 एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो इनके लिए सेपरेट फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, जो कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि वो मजीद मिग 29 एयरक्राफ्ट नहीं लेगी। इसके अलावा कुछ यहाँ र्यूमर्स ये भी है कि रशिया और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त कोई बहुत बेहतर नहीं चल रहे, क्योंकि जब से इंडिया में प्रो वेस्टर्न या प्रो अमेरिका पॉलिसीज हमने देखी है, उसके अलावा अमेरिका से ड्रोन्स भी लिए जा रहे हैं, तो तब से
रशिया के साथ कोई ताल्लुकात में ऊपर नीचे चीजें हुई है, लेकिन उसके साथ साथ रशिया की तरफ से जो स्पेयर पार्ट्स में कमी का एक मसला होता है कि स्पेयर पार्ट्स टाइम पर या बर वक्त प्रोवाइड नहीं किए जाते, वो वजह भी एक हो सकती है कि इंडिया इन एक्स्ट्रा MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को ना लेने का फैसला कर चुका है। दोस्तों, इंडिया के पास जो मौजूदा MiG-29 एयरक्राफ्ट है, इनमें कुछ अब मजीद अपग्रेड्स भी की जा रही हैं, यानी कि इंडिया इन पर रैम्पेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इंटीग्रेट करेगा बहुत जल्द। कुछ यूनिट्स पर तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और जो बाकी रहते हैं उन पर भी इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस वक्त ये सोचा जा रहा था इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि इन्हें लंबे अरसे तक यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रंस की तादाद पहले ही पूरी सूरी है, या मैं यूं कहूँ कि कम है, और उस स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अब अगर इंडियन एयरफोर्स ने मजीद एयरक्राफ्ट ही नहीं लेने तो ये फिर 2030-35 तक की MiG-29 की सर्विस चलेगी, और उसके बाद अगर इंडिया इन्हें मजीद इस्तेमाल करेगा तो हालत वही होगी जो MiG-21 एयरक्राफ्ट की हुई थी कि बार बार क्रैशेज और टेक्निकल फेलियर्स। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।